नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल हमारी आवाज़ में। मुल्क में जब जब भी चुनाव होते हैं तो एक शब्द ना चाहकर भी टीवी और अखबारों की सुर्खियों में आ ही जाता है और ये लफ्ज़ है मुस्लिम वोट बैंक। सियासी पार्टियां इसे चुनावी माहौल में अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। कोई अल्पसंख्यकों को अपने हक में करने के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करती है तो कई सियासी पार्टियां अल्पसंख्यकों का नाम लेकर बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करके सियासत की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या असल में मुस्लिम वोट बैंक होता भी है या ये लफ्ज़ महज सियासी प्रोपेगेंडा भर है? आज हमारी आवाज़ में बात इसी पर होगी और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्लिम समाज पर उस वक्त क्या गुजरती है जब सियासी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल करती हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में जब जब भी चुनाव हुए, गाहे बगाहे एक शब्द हमेशा गूंजता रहा, मुस्लिम वोट बैंक। नेताओं की तकरीर इस लफ्ज़ का जिक्र छेड़ती रही, अखबारों में सियासी तौर पर मुस्लिम वोट बैंक का तज़किरा होता रहा, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फ़ायदे के लिहाज से इस शब्द का इस्तेमाल करती नजर आई। एक सियासी जमात पर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो मुसलमानों को डराकर वोट लेती है, तो दूसरी सियासी जमात मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र इसलिए करती रही क्योंकि इसके सहारे बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करना आसान रहा और ये भी एक कामयाब सियासी पॉलिसी रही। लेकिन इस सब के भी सवाल यही कि जब बरसों से मुस्लिम वोट बैंक का हवा खड़ा करके अपने अपने सियासी उल्लू को सियासी जमातें सीधा करती रही, तो आखिर मुसलमानों के हिस्से में क्या आया? आज़ादी के 70 बरस बाद हिंदुस्तानी मुसलमान सियासी, समाजी, कारोबारी या तालीमी हैसियत से कितना मजबूत हो पाए? क्या मुस्लिम वोट बैंक सच्चाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के दौर में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब जब भी चुनावी रैलियां होती है या फिर टीवी पर सियासी डिबेट की जाती है तो ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है। लेकिन मुस्लिम दानिश्वर मुस्लिम वोट बैंक जैसे शब्द को खारिज करते हैं। मुस्लिम दानिश्वरों का मानना है कि ये एक सिर्फ मिथक है, क्योंकि मुसलमान भी दूसरे सामाजिक समूह की तरह ही होते हैं। उनके वोट भी अलग अलग जगहों पर गिरते हैं जैसे दूसरे समूहों के साथ होता है। हाँ, ये सच्चाई है कि इस मिथक को गढ़ने से कुछ सियासी जमातों को फायदा पहुंचता है। सवाल ये है कि मुसलमानों ने कहाँ वोट बैंक का काम किया है। वो बंगाल में ज्योति बासु को वोट देते रहे, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। बाद में वो ममता बनर्जी की तरफ चले गए, उन्होंने बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को और जनता दल को एक ज़माने में वोट दिया जी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को वोट देते रहे जी। आंध्रा में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया, बाद में केसीआर को दिया। तो आप ये जो एक पूरा वो है कि मुसलमान जो हैं वोट बैंक के और किसी ख़ास पार्टी को देते हैं, ये मेरा ख्याल ये है कि जिधर मुल्क के सारे लोग जाते हैं, समझे, तकरीबन मुसलमान भी उधर जाते हैं। जब कोई बात ये करता है कि मुस्लिम वोट बैंक, इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में एक कौम नहीं बसती बल्कि बहुत सी कौमियतें बसती हैं और ये एक अलहदगी पसंदाना सोच है। मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक, रीजनल वोट बैंक, ये टर्मिनोलॉजी जो है, मैं इस टर्मिनोलॉजी के ख़िलाफ़ हूँ। पहली बुनियादी बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एक सेक्शन को अलग कर देते हैं किसी बात को अपनी आगे बढ़ाने के लिए, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम फ़ायदे की बात कम कर रहे हैं, नुकसान की बुनियाद ज़्यादा खड़ी कर रहे हैं। मुसलमान को आप मुसलमान की नज़र से क्यों देख रहे हैं? हिंदुस्तान के वोटर की हैसियत से क्यों नहीं देख रहे हैं? उसका वोट डालने का उसका हक़ है, वो जिसको बेहतर समझता है उसको डालता है। मुस्तकिल सरकारें आती रहीं जाती रहीं और जो मुसलमानों के साथ है वो है, लेकिन वो मुसलमान को आप ना कहिए, हिंदुस्तानी वोटर है वो, और वो वोट अपनी मर्जी के हिसाब से डालता है। एक तरफ विकास की राजनीति थी और एक तरफ वोट बैंक बनाने की राजनीति थी कि ये जात लाओ, वो जात लाओ, इसको जोड़ो उसको जोड़ो। विकास की कोई बात नहीं थी। विकास की राजनीति हार गई और वोट बैंक की राजनीति जीत गई। हालांकि कभी ऐसा भी नहीं होता कि कोई राजनीतिक पार्टी खुलकर इस बात का एतराफ़ भी करती हो कि मुसलमानों का वोट किसी चुनाव में उसको खुलकर मिला है।
ऐसे में दहाइयों से जिन मुसलमानों की हिमायती या उनके खिलाफ बोलकर राजनीति करने वाली सियासी जमातों के फेर ने मुल्क के मुसलमानों के सामने ऐसा सियासी खालीपन खड़ा किया है जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं भर पाया। ना तो आज तक मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत हुए, ना ही संसद या सूबाई असेंबलियों में उनकी आबादी के लिहाज से मुनासिब हिस्सेदारी मिल पाई। बाकी दूसरे हकों की तो बात छोड़ ही दीजिए। दिक्कत तो इस बात की है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं हुआ जिसकी छवि एक राष्ट्रीय नेता की हो और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसी तरह से उस पर यकीन करते हो जैसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ था। मौलाना आज़ाद का जिक्र हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासत में करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब पंडित नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ये कहा था कि हम आपको रामपुर से चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, तो मौलाना ने पूछा कि रामपुर से क्यों? नेहरू ने कहा क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस पर मौलाना ने जवाब दिया कि मैं वहाँ से खड़ा होना पसंद नहीं करूँगा, मैं हिंदुस्तान का लीडर हूँ, मुसलमानों का लीडर नहीं। फिर वे गुड़गांव और पंजाब से चुनाव लड़े और जीतकर लोकसभा में आए। ऐसे में अब सवाल ये कि मौजूदा दौर में जो नेता मुसलमानों की तर्जुमानी का दावा करते हैं, क्या मौलाना आज़ाद जैसी लीडरशिप करना उनकी हिम्मत से बाहर नहीं है? ओवैसी से लेकर आज़म खान तक, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर बदरुद्दीन अजमल तक कई नेताओं ने अपनी पार्टी भी बनाई और भारत की सियासत में अहम जगह भी। ये बात भी सच है कि ये नेता सिर्फ मुसलमानों के नेता होकर रह गए। ओवैसी और आज़म खान का नाम आते ही आज बेहिचक ये कह दिया जाता है कि मुसलमानों के अलावा ये नेता किसी की बात नहीं करते। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस में कद बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका चेहरा भी मुल्क भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सका। यही हाल AIUDF के चीफ और सांसद बदरुद्दीन अजमल का है, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आसाम में उनकी सियासी पैठ भी अच्छी है, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी ताकत भी कुछ खास नहीं। इमाम बुखारी से लेकर जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव और पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी तक कोशिश सबकी सियासत में अपने किरदार को निभाने की रही, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाया। ऐसे में क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि अगर 70 बरस बाद भी मुसलमानों की सियासी ताकत इतनी कमज़ोर है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि गुज़रते बरस के साथ साथ ये सियासत और ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। ये बड़ी फ़लसफ़ा है जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अब तो लोग सेकुलरिज्म से ही नफ़रत करने की बात कर रहे हैं, उसको सूडो सेकुलरिज्म नाम दिए हैं। तो जो खुद सूडो नेशनलिस्ट है वो सेकुलरिज्म को सूडो सेकुलरिज्म कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि ये हमारे प्रियम्बल में है, हमारे संविधान के, ये हमारा सोशलिस्ट और सेकुलर रिपब्लिक है हमारा देश, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए कि कोई अच्छे शब्द को गाली दे के बदनाम करने की कोशिश की गई है। देखिए, लीडर कोई शख्स तब माना जाता है, खुद के बनने से लीडर नहीं बनता, तब माना जाता है जब वो अपने ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर, अपने व्यक्तिगत फ़ायदों से ऊपर उठकर जब वो कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए जब वो सोचने लगता है और बड़े काम करता है, तब वो बड़े लोग जो है उनको लोग बड़ा समझते हैं। अभी जो लोग लीडर बनाकर पेश किए जाते हैं वो पार्टियों के ज़रिए पेश किए जाते हैं, वो कम्युनिटी नहीं पेश करती, वो पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं या वहाँ मुस्लिम लीडर कहलाते हैं वो पार्टी के लॉयल होते हैं, वो कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को सियासत की नज़र से अगर देखा जाए तो ये शब्द हमेशा सियासी जमातों के लिए मुफीद रहा है। राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की हिमायत या मुखालफत करके लगातार परवान चढ़ती चली गई। हालांकि इस दौर में मुसलमान माली, कारोबारी और तालीमी लिहाज से पिछड़ता चला गया। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि सियासी जमातों के जरिए इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी सियासी और समाजी तौर पर मुल्क का मुसलमान आखिर आज
कहां खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों के हक की बात करती हैं और उन्हें मजबूत बनाने का दावा भी करती हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो नजर आता है कि गुजरते बरसों के साथ साथ मुसलमानों की सियासी ताकत न सिर्फ कमजोर हुई बल्कि मौजूदा दौर में वो सियासी तौर पर हाशिए पर चला गया है। क्यों हुआ ऐसा, आइए देखते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ मुसलमानों की सियासी ताकत कितनी कमजोर हुई, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2014 के आम चुनाव में 545 सदस्यीय लोकसभा में महज 23 सांसद ही मुस्लिम चुने गए। मुस्लिम सांसदों की यह संख्या अब तक की सबसे कम है। संसद में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले और आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से मुस्लिम समाज का एक भी सदस्य चुनकर नहीं आया। इल्जाम यही लगे कि चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के कारण वोटरों के ध्रुवीकरण के चलते यह नौबत आई। हालांकि हालात राज्यसभा में भी मुस्लिम नुमाइंदगी के ज्यादा अच्छे नहीं। वहां भी मुस्लिम सांसदों की तादाद घटी है। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं बल्कि IAS और IPS अफसरों में भी 4% से कम मुसलमान होते हैं। एक दशक पहले जब सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की गरीबी का आकलन किया था तो हालात भयावह मिले थे। आंकड़े बताते हैं कि देश में मुसलमानों का जीवन स्तर न्यूनतम है। वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 33 रुपए और प्रतिमाह 980 रुपए खर्च करते हैं। मुसलमानों में साक्षरता दर 57.3% है और उच्च शिक्षा में पंजीकरण की दर महज 13.2% है, जबकि अनुसूचित जातियों और OBC में क्रमशः 18.5% और 22.1% है। मुसलमान आज आज़ाद भारत में अगर अपने सबसे निचले मुकाम पर है तो इसके लिए कसूरवार कौन है? क्या खुद मुसलमान नहीं है? तालीमी, कारोबारी, सियासी हर तरह से पिछड़े होने के बावजूद सुधार क्यों नहीं? आज हमारे उनके हिसाब से हमको पार्टियों में टिकट भी मिलना चाहिए और हमारी बराबरी की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमेशा से यही जहन तमाम पार्टियों का रहा है। इस्तेमाल करने वाली जो बातें रही हैं, मैं समझता हूं कि अब मुसलमान इस्तेमाल होने की चीज़ें नहीं है। वक्त बदला है। वो वक्त था, वो मैनुअल था, आज डिजिटल दौर है, हर चीज़ समझ में आती है। हाँ, तक लीडर बनने की बात है और बनाने की बात है। ये जिस दिन हमारे और पार्टियों के जहन खुल जाएंगे कि ये हिंदुस्तानी हैं, जिस दिन वो ये सोचना छोड़ देंगे ये मुसलमान हैं, उस दिन लीडरशिप पैदा हो जाएगी। जब तक आप मुसलमान के चश्मे से देखेंगे उन्हें, ये 10 तरह के सवाल होते रहेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू का है, मुसलमान का मीम मिलके हम, और ये बना हिंदुस्तान। तो ये बिल्कुल चश्मे उतार दिए जाएं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर किसी गिरोह की, किसी वर्ग की, किसी कम्युनिटी की और किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अगर रिप्रेजेंटेशन कम होती है तो ये हमारे लोकतंत्र की कमज़ोरी है, ये हमारे डेमोक्रेसी की कमज़ोरी है, ये हमारा कमज़ोर डेमोक्रेसी है और इसके नुकसानात हैं। इसको प्रॉपर जब तक, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही करे, एक गैर मुस्लिम हमारा दूसरा भाई भी अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। अगर आज़ादी के 70 बरस बाद भी ये बहस हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करके सियासत करने वाली राजनीतिक पार्टी अपना उल्लू सीधा करती है, तो फिर मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? नेता राजनीति करेंगे और चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे भी अपनाएंगे, ये बात सबको मालूम है। लेकिन नेताओं की सियासत से दूर रहकर एक बेदार वोटर की तरह मुसलमान वोट करें, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? 2014 के चुनाव में भी CSDS के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था और उतने ही मुसलमानों ने कांग्रेस को चुना, जबकि पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि मुसलमान वोट कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मुसलमानों के तकरीबन बराबर वोट मिले थे। ऐसे में सवाल ये है कि मुसलमानों का वोट सब पार्टियों को जब मिल रहा है तो भी क्यों मुसलमान वोट बैंक जैसी सोच को इतना आगे बढ़ाकर पेश किया जाता है?
ये तय खुद मुसलमानों को करना होगा कि वो इससे कैसे बाहर निकले। We are ruling 15 states on our own. We have got 13 chief ministers. We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? We don't get Muslim votes, I acknowledge very clearly. But have we given them proper sanctity or not? अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त यहाँ नुकसान पहुँच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक ही पोल स्ट्रेटजी है कि समाज को धर्म के आधार पर बांटो, जात के आधार पर बांटो, और उसके लिए ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं, यही लोग अपीजमेंट का शब्द इस्तेमाल करते हैं। और तो नहीं, हमने तो कभी नहीं इस्तेमाल किया, हमने वोट बैंक का कभी नहीं इस्तेमाल किया। और इक्का दुक्का कोई दूसरे लोग कहते होंगे, लेकिन ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह के विचारधारा रखती है और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। देश में कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो मुसलमानों के नाम पर सियासत तो करते हैं, लेकिन वो इस बात को खुद भी जानते हैं कि इसमें वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमानों को मुसलमानों का नेता नहीं बल्कि देश का नेता चाहिए जो विधानसभा और संसद में उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके। लेकिन इस सब सियासत के बीच असर ये हुआ है कि आज राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी उनकी आबादी के लिहाज से बेहद कम है। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे बदलाव मुमकिन है और क्या सोचते हैं बदलाव को लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। जब तक मुस्लिम तबका अपनी सियासी ताकत को पहचान नहीं पाएगा, यकीनन बदलाव आना मुश्किल है। लेकिन इसके लिए किस तरह से काम करना होगा और इसको लेकर क्या कोई हिकमत अमली भी मुस्लिम लीडरों को बनानी चाहिए, ये सवाल भी काफ़ी अहम हो जाता है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज़्यादा चर्चा में ऐसे ही मुद्दे रहते हैं जो दो फिरकों या यूँ कहें हिंदू और मुसलमान से जुड़े होते हैं। देशभक्ति के सर्टिफिकेट से लेकर कई दूसरे मसलों पर आज भी बहस होती है तो मुसलमान खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। लेकिन क्या इस सब से मुसलमान डरता है? ये सवाल मुस्लिम दानिश्वरों से होता है तो वो कहते हैं कि बदलते हुए माहौल में मुसलमानों की नई नस्ल अपनी सोच और काम में बदलाव चाहती है। यही वजह है कि आज दुनिया में मुसलमान बदतरीन हालत का सामना कर रहा है। भारत में ना तो वो किसी कट्टरवादी सोच से जुड़ा है, ना ही किसी आतंकवादी रास्ते पर है। वह पूरी तरह से भारत के संविधान पर भरोसा रखकर नए रास्ते और नई दुनिया की तलाश में है। मौजूदा दौर में जो चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए दो ही रास्ते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा आर्थिक रूप से सबल होना। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर मुसलमान अंधेरा दूर कर रोशनी बिखेर सकता है। हमें अपने हुकूक़ के लिए जो दस्तूर में दिए गए हैं उनकी बादियाफ्त के लिए और बादियाबी के लिए पूरी जद्दोजहद करनी चाहिए जमहूरी तरीक़ों से। हमें इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसका हिस्सा बनना चाहिए, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि जमहूरियत उस ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें हर साज जो है अपनी इनफरादियत के बावजूद उसकी लय और ताल अलग होती है और वो सब मिलके फिर एक सिम्फनी को जन्म देते हैं। देश की जो हमारी अखंडता हुई, यानी जो देश बटा, वो भी इस वोट बैंक के कारण ही बटा था। और आज की जो स्थिति खराब और भयानक हो रही है,
ये भी मुस्लिम वोट बैंक का इधर से उधर ये सच है कि हर पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, उनको लालच देती है और दबा के भी रखना चाहती है। ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले कांग्रेस ने रखा, कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो फिर सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा। भारत की ताकत उसकी धर्मनिरपेक्षता और मिलीजुली तहजीब रही है। मुसलमानों को इस बात पर भी यकीन रखना होगा कि ये दौर भले ही नाजुक दौर हो, लेकिन इसी दौर में आत्मचिंतन करना होगा। रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे आना होगा। सोच ये भी बदलनी होगी कि हो हल्ला ना करके एक आम नागरिक की तरह खामोशी से अपनी पसंद की पार्टी को वोट करे, लेकिन सवाल सभी पार्टियों से करे, केवल एक पार्टी से नहीं, क्योंकि सियासी तौर पर परेशानी किसी एक पार्टी से नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को समझना होगा कि भारत में आबादी और सियासी ताकत के लिहाज से वो तभी बेहतर कर पाएंगे जब उनकी ताकत के साथ बहुसंख्यक समाज भी रहेगा, और ये तभी मुमकिन है जब मुस्लिम सियासी रहनुमा मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मौलाना आज़ाद की तरह अपने किरदार और काम से देश के सियासी रहनुमा बने। भी एक ऐसा जरिया है जो हर शोबे में मुसलमानों को आगे बढ़ा सकती है। सियासत भी इससे अछूती नहीं है, लेकिन इस बात को भी हम सब जानते हैं कि भारत में वो नेता ही तेजी के साथ आगे बढ़ पाता है जो किसी एक कौम की नुमाइंदगी नहीं बल्कि उसके चेहरे में हर तबके की नुमाइंदगी का सच दिखता हो। यकीनन सोच समझकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। कहीं तो कमी है जो सियासत में मुसलमानों के हालात आज इस कदर ख़राब नज़र आते हैं, लेकिन दूसरों के सहारे बैठे रहना भी समस्या का हल नहीं हो सकता, बल्कि बेदारी और समझदारी से ही सियासी और समाजी तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये समाज महज वोट बैंक बनकर रहेगा तब तक मुश्किलें यूं ही आती रहेंगी। फिलहाल आज की हमारी आवाज़ में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।